नमस्ते तदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने कहा कि सेना को आर्टिलरी जैसे देसी हथियार की लगातार परीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्पादन के लिए मंजूरी मिलने से पहले ATAGS जैसी जो आर्टिलरी गन्स होती हैं उन्हें कई परीक्षणों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आर्मीनिया ने कल्याणी समूह के द्वारा विकसित मार्क 155 mm/39 कैलिबर अल्ट्रालाइट हॉविजर की खरीद की है और इसी अल्ट्रालाइट हॉविजर का भारतीय सेना के द्वारा जो यूजर ट्रायल है उन्हें पूरा करना बाकी है। वहीं अगर ATAGS की बात करते हैं जो कि 155 mm/52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है, इसके परीक्षण चल रहे हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको मालूम है कि गुजरात के दिशा में भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा एयरबेस खोला जाएगा। इसे देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना LOC से लगभग 100 किलोमीटर और जम्मू से केवल 120 किलोमीटर दूर मुरीद के नामक शहर में एक नया फॉरवर्ड एयरबेस विकसित कर रही है। कहा जा रहा है कि इस नए एयरबेस के बन जाने के बाद यहां से जम्मू 120 किलोमीटर और श्रीनगर 250 किलोमीटर की दूरी पर होगा और साथ ही इसकी जद में पठानकोट और अवंतीपोरा जैसे भारतीय वायुसेना के हवाई क्षेत्र भी होंगे। दरअसल पाकिस्तान जिन जिन क्षेत्रों में कमजोर है उन क्षेत्रों में वो अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेनाओं के बीच आम सहमति बनाना शुरू कर दिया है। CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल मनोज पांडे, एडमिरल R हरि कुमार और एयर चीफ मार्शल VR चौधरी CDS के साथ चर्चा करेंगे। जनरल चौहान का कहना है कि थिएटर कमांड के लिए अब किसी भी तरीके की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना की बात करते हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में केंद्रीय सैन्य आयोग चीन में 5 थिएटर कमांडों की देखरेख करता है, जिसमें कि उसकी पश्चिमी जो थिएटर कमान है वो भारत के साथ पूरी 3488 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा के लिए जिम्मेदार है, जिसमें उनकी एक डेडिकेटेड सेना, वायुसेना और नौसेना की संपत्ति है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय आपातकालीन खरीद प्रक्रिया के तहत फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत एरियल टारगेटिंग सिस्टम जो कि एक्सटेंडेड रेंज के साथ है उनकी 10 यूनिटें और करीबन 120 लॉइटरिंग मुनिशनों को खरीदेगी। बता दें कि ये जो एरियल टारगेटिंग सिस्टम है वो एक वाहन माउंटेड कैनिस्टर न्यूमेटिकली वीटोल लॉन्च सिस्टम है, जिसे कि युद्ध के सभी स्पेक्ट्रम में खुफिया निगरानी, टोही, लक्ष्य अधिग्रहण और हाई वैल्यू वाले जो लक्ष्य हैं उन्हें लक्षित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये जो एरियल टारगेट सिस्टम होंगे इनकी मिनिमम रेंज 100 किलोमीटर होनी चाहिए और इनका इंड्योरेंस टाइम 2 घंटे का होना चाहिए और ये 8 किलोग्राम से अधिक का वारहेड ले जाने में सक्षम होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे जी ने फ्रांस की यात्रा की और दोनों ही देशों ने सैन्य संबंधों को बढ़ाने के लिए चर्चा की। आपको बता दें कि फ्रांस की फर्म नेक्स्टर ने भारत को अपनी आधुनिक लीक्लेरिक मेन बैटल टैंक की पेशकश की है, जो कि भारतीय सेना के FRCV प्रोग्राम के तहत है। उन्होंने कहा कि इस टैंक को भारत में बनाया जा सकता है और साथ ही इस टैंक को भारत अपने दोस्त देशों को भी बेच सकता है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ की इस यात्रा के दौरान उन्हें नेक्स्टर केसर 155 mm/52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन के बारे में भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि भारतीय सेना को करीबन 1840 हॉविजर्स की सख्त जरूरत है। वैसे तो दोस्तों, ये डील भारत अगर करता है फ्रांस के साथ तो एक अच्छी डील मानी जा सकती है, क्योंकि लेक्लेर्क मेन बैटल टैंक की भारत को सख्त जरूरत भी है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पर जो केसर 155/52 कैलिबर की टोड आर्टिलरी गन है उसकी आवश्यकता भारत को नहीं है, क्योंकि भारत के पास पहले से ही भारत फोर्स ट्रक माउंटेड आर्टिलरी है और हम इसे आर्मीनिया को भी निर्यात कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, MRFA प्रोग्राम के तहत आपको मालूम है कि भारतीय वायुसेना अगले साल के मध्य तक यानी कि 2023 में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तैयार कर लेगी। अब ऐसे में लॉकहीड मार्टिन की CEO इंडिया ने कहा कि F-21 को अगर भारत चुनता है तो इसे भारत में तैयार किया जाएगा और इसमें स्वदेशी सामग्री की मात्रा अधिक होगी। और आपको बता दें कि टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो पहले से ही F-16 फाइटर जेट के विंग्स को बना रहा है, जिसमें कि 70% स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और ये ग्लोबल सप्लाई चेन के तहत है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के CEO ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 की तुलना में F-21 एक अगली जनरेशन का फाइटर जेट है और इसमें ट्रिपल रे लॉन्चर्स हैं जो कि लेटेस्ट AIM 120B AMRAAM को दाग सकते हैं, जिसका मतलब साफ है कि ये F-16 के मुकाबले 40% ज्यादा BVR मिसाइलों को ले जा सकता है। हालांकि दोस्तों, F-21 की हमें कोई जरूरत नहीं है और ये F-21 को हर बार अमेरिका पेश करता रहता है। दोस्तों, F-21 की तुलना में अमेरिका का F-15EX काफी बेहतर फाइटर जेट है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है किसी भी अमेरिकी फाइटर जेट्स को लेने की। अदरवाइज केवल भारतीय वायुसेना राफेल के F-4 वर्जन की तरफ ही जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। 2020 में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने भारत सरकार को पहले ही बता दिया था कि वो अमेरिका के NASAMS 2 को नहीं खरीदेगी।
जो कि $1 बिलियन की डील थी। इसकी जगह भारतीय वायुसेना एयरबेस वेरिएंट वाली VLSR सैम को शामिल करेगी, जो कि अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल पर आधारित है। कुछ रिपोर्ट सामने भी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि DRDO एयरफोर्स वर्जन वाली VLSR सैम को तैयार कर रहा है, जो कि 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट होगी और ये रेडी टू फायर कॉन्फ़िगरेशन और साइड प्रोटेक्टिव कैनिस्टर के साथ होगी और इसका डेवलपमेंटल ट्रायल 2024 से शुरू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना नए रडार सिस्टम को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चाइना के साथ तैनात करने वाली है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल रक्षा मंत्रालय के पास विचाराधीन है, जो कि अपनी अंतिम स्टेज में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि इसके तहत हाई पावर ISR रडार सिस्टम और 20 लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल अश्विन रडार सिस्टम को खरीदा जाएगा, वो भी मेक इन इंडिया के तहत। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड ने महाजन फील्ड फायरिंग रेंज थार रेगिस्तान में एक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज की है। इस दौरान भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर जेट ने सिमुलेटेड टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें कि Su-30 ने लेजर गाइडेड हथियार और 1000 किलोग्राम के गौरव ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। वहीं इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के T-90 टैंक्स, K9 वज्र और साथ ही साथ ड्रोन, आर्म हेलीकॉप्टर्स और एयर डिफेंस गन के अलावा और रडार सिस्टम का भी इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल किया गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कंबोडिया में Siem Reap में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ बनाने के लिए यह बैठक आयोजित की गई। श्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि भारत की आसियान के साथ ऐतिहासिक, मजबूत और व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जैसे बहुपक्षीय मंचों का बहुत महत्व है। राजनाथ सिंह जी ने बताया कि भारत अपनी क्षमताओं और अनुभवों को साझा करते हुए आसियान के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की के नेशनल अनमैन्ड कॉम्पैक्ट एरियल व्हीकल सिस्टम ने सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण पूरा कर लिया है। बता दें कि इसका नाम किजेल्मा है, जिसने कि अपनी ऑटोनॉमस टेस्टिंग परीक्षण को पूरा किया है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑटोनॉमस रूप से ये मैन्यूवरिंग भी कर सकता है और साथ ही पायलट वाले विमानों के साथ मिलकर काम करने में भी ये सक्षम होगा। इसके अलावा ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी ले जा सकता है। दोस्तों, ये जो अनमैन्ड फाइटर जेट है, ये कई तरीके के एक्शन कर सकता है, जैसे कि स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव्स, क्लोज एयर सपोर्ट, मिसाइल ऑफेंसिव्स, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भी खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि तुर्की की इस कंपनी ने पिछले साल यूक्रेन से इंजनों की खरीद की थी। बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो हाई ऑपरेशनल एल्टीट्यूड में इस्तेमाल हो सकता है और इसका टेक ऑफ वेट है 5500 किलोग्राम और ये अपने साथ 1.5 टन के पेलोड्स भी ले जा सकता है और ये करीबन 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ सकता है। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बड़ी चिंता भी है। तुर्की जैसा देश लगातार इस क्षेत्र में खासकर की ड्रोन्स हो गए, अब तो वो अनमैन्ड फाइटर जेट के भी जमीनी परीक्षण पूरे कर चुका है। तो आप चीज़ों को साफ समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से वो लोग काम कर रहे हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो केवल योजनाओं पे योजना बना रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से हम लोग अभी काफ़ी दूर हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत को अपनी गति बढ़ानी होगी और लगातार जिस तरीके से हम मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, हमें भी इसी तरीके के अनमैन्ड फाइटर जेट्स हों या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हों जो कि सशस्त्र हों, उनके परीक्षणों में तेजी लानी होगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट प्रक्षेपित करने को तैयार है। इसका नाम आनंद है। इस उपग्रह का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV के द्वारा किया जाएगा। आनंद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल छोटा सैटेलाइट है और इसका वजन 15 किलोग्राम से कम है, लेकिन इसमें 150 से अधिक वेवलेंथ है, जो कि आज के मौजूदा जो गैर हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स है, इनकी वेवलेंथ 10 से अधिक नहीं है। उस तुलना में इसके पास ज्यादा तरंग दैर्ध्य है, जो कि इसे अधिक विस्तार से पृथ्वी की तस्वीरें लेने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।